हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिस पर डिटेल चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। तो पहली हिंदी लेखिका का नाम बताएं जिनका उपन्यास बुकर प्राइज़ 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? आरबीआई ने बाजार से नकदी को कम करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? नाम क्या है? केंद्र सरकार ने तीसरी पॉजिटिव लिस्ट जारी की है, उसमें कितने हथियारों को शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों का गठन किया है, तो वहाँ पर टोटल कितने जिले हो गए? ऐसे ही कई और क्वेश्चन हैं, उन सब पे चर्चा होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला, पहली हिंदी लेखिका का नाम बताएं जिनका उपन्यास बुकर प्राइज 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। आंसर होगा गीतांजलि श्री। फोटोग्राफ ये रहा। ओके, ऐसी पहली हिंदी की लेखिका हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन और फिर डिटेल बताएंगे। बुकर प्राइज 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले पहले हिंदी उपन्यास के ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम बताएं। तो आंसर होगा टॉम्ब ऑफ सैंड। आप न्यूज़ भी देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड फर्स्ट हिंदी नॉवल ऑन इंटरनेशनल बुकर शॉर्टलिस्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके, गीतांजलि श्री, इनका उपन्यास 7 अप्रैल को शॉर्टलिस्ट हुआ है बुकर प्राइज़ के लिए। बुकर प्राइज़ जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है पुस्तक लेखक की दुनिया में। ओके, जैसे फिल्मों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो ऑस्कर है, वैज्ञानिक खोज का जो अवार्ड सबसे बड़ा माना जाता है वो है नोबेल प्राइज़। उसी तरीके से लेखकों में जो सबसे बड़ा प्राइज़ है वो है बुकर प्राइज़। तो बुकर प्राइज़ के लिए 5 किताबें ये इस बार शॉर्टलिस्ट की गई है, इनमें से एक को बुकर प्राइज़ दिया जाएगा। तो उसी में टॉम्ब ऑफ सैंड है जो कि गीतांजलि श्री की बुक है। ओके, और ये इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। इसकी जो मूल बुक है वो हिंदी में थी, रेत समाधि उसका नाम है। तो रेत समाधि का ही ट्रांसलेटेड वर्जन है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, और ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है। इसमें क्या कहानी है? नॉवल है ये, तो क्या कहानी है? तो उत्तर भारत की 80 साल की महिला की कहानी है जो अपने पति की मौत के बाद बहुत टेंशन में चली जाती है, लेकिन फिर संघर्ष करते हुए अपना नया जीवन शुरू करती है। ओके, बुकर प्राइज़, उसमें 50 लाख रुपए का इनाम मिलता है, 50,000 पाउंड का ये अवार्ड है। ओके, और बहुत टफ कंपटीशन होता है। गीतांजलि श्री के बारे में बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं, मूलतः वहीं जन्मी है, दिल्ली में रहती हैं, उपन्यासकार हैं, और उनका जो पहला उपन्यास था वो माई था, और कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में उथल पुथल चल रहा है और इमरान खान हटा दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर पद से। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि संडे का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है वो अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट पे और ऐप पे। तो आप करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। और ये जो मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए होता ही है। मेंबरशिप के जरिए आपको मिल जाता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ट्राई मंथ, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले साल के, मतलब 1 साल तक मेंबरशिप लेने के बाद आप पीडीएफ पा सकते हैं लगातार। और वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। इस संडे को शुरू हो चुका है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी होता है तमाम अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे। और 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक मैंने दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन पड़ोसी देश से है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाए गए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, हो गए हैं? आंसर होगा इमरान खान। क्लीन बोल्ड हो गए हैं वो इमरान खान राजनीति के क्षेत्र में। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अविश्वास प्रस्ताव करके 10 अप्रैल को, या कहें 9 और 10 अप्रैल की आधी रात को, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उसी में उनको हार मिली और अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्राइम मिनिस्टर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपदस्थ किया गया है। इससे पहले 2006 में शौकत अजीज़ और 1989 में बेनज़ीर भुट्टो, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन वो बच गई थी और ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं
जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिए गए हैं। तो ये तो आपने जाना कि एक नया इतिहास बना है। इसके अलावा इतिहास जो है पिछला जो चला रहा है वो भी दोहराया गया है एक तरह से, कि अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में उसने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं किया। ओके, जो कार्यकाल होता है 5 साल का। ओके, और इमरान खान लगातार कहते रहे हैं कि उनके देश में अमेरिका दखलंदाजी कर रहा है और तब उनको हटाया गया है। ओके, अब सवाल होगा कि पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ये नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। विपक्ष ने इसका ऐलान किया हुआ है और सेना का भी समर्थन बताया जा रहा है। तो 11 अप्रैल को यानी कल ही नेशनल असेंबली में ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उम्मीद यही है। देखिए, पाकिस्तान में सेना का बहुत दखल होता है राजनीति में और ये लगातार देखने को मिला है, और सेना के दखल की वजह से ही कोई भी प्राइम मिनिस्टर अब तक वहाँ पर पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। ओके, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में कितनी बार क्या क्या हुए। तो 7 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा देना पड़ा उनको। 1 की हत्या हो गई, 2 को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, 4 को सेना ने तख्ता पलट करके हटा दिया, 5 को बर्खास्त किया गया था। ओके, तो एक ऐसा लोकतंत्र जो कभी सफल नहीं हो सका है वो है पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ख़ास तौर पर जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूर इस बात को पूरी तरह से समझें। क्वेश्चन होगा, आरबीआई ने बाजार में बढ़ी हुई नकदी को सामान्य करने के लिए यानी कम करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है। आंसर होगा SDF। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, आरबीआई ने ये ऐलान किया है 8 अप्रैल को अपनी जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करता है आरबीआई, तो उसी के दौरान ये ऐलान किया है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और इसी में है कि SDF को ये लॉन्च किया गया है और ये नया है। SDF क्या करेगा, इसको ये महंगाई कम करने में मदद करेगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। देखिए, अब तक क्या होता था कि रेपो रेट होता था और रिवर्स रेपो रेट होता था। तो 2 तरीक़ों से आरबीआई महंगाई को कम या ज़्यादा करने का काम करता था, या फिर इसको कहें कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है यानी जो मनी की तरलता है, ज़्यादा मनी डालना और कम करना, वो काम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए आरबीआई किया करता था। लेकिन अब आरबीआई एक नया फार्मूला लेके आया है, एक नया सुविधा लेके आया है, उसका नाम है SDF। ओके, मतलब कि मार्केट में रकम की लिक्विडिटी को घटाने के लिए आरबीआई एक नया टूल लेकर आया है। ओके, SDF का रोल क्या होगा, तो यही होगा कि 8.5 लाख करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है मार्केट में, आपको सब बताते हैं आगे, रेपो रेट क्या होता है, SDF को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा ये सब। ओके, पहले ये समझ लीजिए कि 8.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है इंडिया में, यानी लिक्विडिटी का मतलब रुपया कैश रकम अभी सर्कुलेट हो रहा है। ओके, और इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। कई और कारण हैं महंगाई बढ़ने के, और ये भी एक कारण है। वैसे तो महंगाई बढ़ने के मूल कारण अभी पेट्रोल डीजल में जो रेट बढ़ रहा है वो भी है, लेकिन जब मार्केट में तरलता ज़्यादा आ जाती है, रुपए ज़्यादा हो जाते हैं, कैश रकम ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए SDF नाम का एक नया तरीका लाया गया है। ओके, तो ये जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है, मौद्रिक नीति समीक्षा हुई है, उसमें क्या तय हुआ, तो एक तो बात हुई कि रेपो रेट जो होता है वो 4% ही रहेगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट वो 3.35% रहेगा। ये पिछले कई महीनों से कई बार जो भी रिव्यू हुआ है उस पर इतना ही है। और नई बात यह है कि SDF ये 3.75% SDF होगा। तो अब देख लेते हैं कि ये रेपो रेट क्या होता है, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग समझते होंगे, लेकिन फिर बता दूं, आसान भाषा में कहें तो बैंक हमें कर्ज देता है या आपको कर्ज देता है, तो उस कर्ज पर हमें या आपको ब्याज देना होता है। ठीक वैसे ही बैंकों को अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये रकम आरबीआई से लेता है। तो इस लोन पर रिज़र्व बैंक जिस दर से ब्याज वसूलता है बैंकों से, तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। ओके,
मतलब आरबीआई से जो जिस दर पर बैंकों ने लिया लोन उसको कहते हैं रेपो रेट। ओके, रेपो रेट से क्या फ़र्क पड़ता है रेपो रेट के ब्याज दर घटने बढ़ने से? देखिए, जब बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा आरबीआई से, यानी रेपो रेट अगर कम होगा तो वो अपने ग्राहकों को भी सस्ता कर्ज दे सकते हैं। और अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, फिर वो अपने ग्राहकों यानी आम पब्लिक को के लिए कर्ज को महंगा कर देते हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देते हैं। ओके, ये बात समझ गए। रिवर्स रेपो रेट या फिर कहें फिक्स रिवर्स रेपो रेट, एफआरआर कहते हैं इसको। ये क्या है? देखिए, ये रेपो रेट का ठीक उल्टा है। जैसे बैंकों के पास जब रकम बची हुई होती है तो वो रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं, जमा कर देते हैं, और रिजर्व बैंक इसके बदले उनको ब्याज देता है। ओके, तो रिजर्व बैंक जिस दर से, जिस रेट से, परसेंटेज से ब्याज देता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स हो गया रेपो का। ओके, क्या फ़र्क पड़ता है रिवर्स रेपो रेट का आम आदमी पे? देखिए, जब भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा नकदी हो जाती है, कैश की रकम बढ़ जाती है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है आमतौर पर, ताकि ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए बैंक जो है पब्लिक को न देकर वहाँ उसके पास जमा कर दे। इस तरीके से बैंकों के कब्जे में बाज़ार में छोड़ी जाने वाली जो रकम है वो कम रह जाती है। दरअसल क्या होता है कि बाज़ार में ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा अगर नकदी है, रुपए हैं, तो महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि रुपए ज़्यादा सरकार छाप नहीं सकती, छाप के अचानक कैश भेज नहीं सकती है। ओके, तो अब सवाल होता है कि आखिर क्यों ये रुपए लिक्विडिटी बढ़ गई है? देखिए, हुआ ये पिछले कुछ 2 सालों में कि कोविड-19 आया और उस दौरान मंदी की स्थिति हुई, तो मंदी से उबारने के लिए बैंकों के माध्यम से आरबीआई ने लिक्विडिटी की, यानी कैश की रकम बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रवाह कर दी। लेकिन अब हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे में अब वो जो लिक्विडिटी है, ज़्यादा जो रकम फैले हुए कैश है, रकम मार्केट में तरलता है, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट में अब तक ये परसेंटेज बढ़ाया जाता था, इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब क्या किया है आरबीआई ने कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ को लॉन्च कर दिया है। ये नया है, ये रिवर्स रेपो रेट का ही बदला हुआ रूप है। ये जो एफआरआर है ना, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, तो उसी का एक दूसरा बदला हुआ रूप है। मतलब कि महंगाई को कम करने की कोशिश में आरबीआई का एक नया तरीका है। और इसकी खासियत ये होगी कि बैंक जो है सप्ताह के 7 दिन आरबीआई में रुपए जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट में ऐसा नहीं है। रिवर्स रेपो रेट में कुछ खास अवधि के लिए जमा करना पड़ता है और फिर ओके। लेकिन अभी एसडीएफ में क्या होगा कि मान लो सैटरडे को पैसे डाल दिए और मंडे को पैसे निकाल लिए बैंक ने, या किसी दिन उसे लगा कि अभी पैसे ज़्यादा हैं तो आज दोपहर को डाल देते हैं आरबीआई में और कल दोपहर को निकाल लेंगे आरबीआई से, तो जो रकम है वो आरबीआई को ये जमा कर देगा और इससे क्या होगा 3.75% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और इसके कोलेटरल भी जमा नहीं करना पड़ेगा, ये भी कहा गया है। ठीक है, इस मामले में आरबीआई का क्या कहना है एचडीएफ को लेकर, ये बहुत ज़रूरी है समझाना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनके अनुसार बैंकिंग सिस्टम में कभी कभी आवश्यकता से अधिक लिक्विडिटी हो जाती है, मार्केट में रुपए ज़्यादा आ जाते हैं, तो इससे मार्केट में अस्थिरता आ जाती है, तो महंगाई बढ़ने लगती है। और सीधा सा नियम है, अगर लोगों के पास ज़्यादा कैश रकम होगा तो सामान की कीमत जो बढ़ जाएगी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एचडीएफ को लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए, तमाम मित्रों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। क्वेश्चन होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने तीसरी पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण लिस्ट में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर होगा 101। ओके, 101 लिस्ट है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, ये तीसरी लिस्ट जारी की गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल को ये तीसरी लिस्ट को जारी किया। उन्होंने इसमें हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को फोकस किया है, उनको जिन्हें भारत की कंपनियां विकसित कर रही हैं या फिर विकसित करने के प्रक्रिया में है, ताकि हथियारों के आयात कम हो और हम स्वदेशी हथियारों पर आत्मनिर्भर हो सकें।
ओके। इन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2027 तक पूरी तरह से स्वदेशीकरण की योजना बनाई गई है। ओके। और 101 हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के प्रावधानों के तहत लोकल परचेज से ही खरीदा जाएगा। मतलब वो जो लिस्ट है 101, उन सबको विदेश से नहीं खरीदा जाएगा बल्कि इंडिया में ही खरीदा जाएगा, यहीं की कंपनियों से। ओके। और इसमें DRDO, DDP, SHQ और कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन सब के द्वारा तैयार की जाएंगी या की जा रही हैं। अब देख लेते हैं कि पिछले वर्षों में जो अब तक लिस्ट आई है, पहली लिस्ट आई थी 2020 में, उसमें 101 हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट थी। दूसरी लिस्ट आई वर्ष 2021 में, यानी पिछले साल, उसमें 108 हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की का जिक्र था। और अभी 2022 में आई है अप्रैल में, वो 101 है। टोटल 310 ऐसे हथियार और प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जो आयात नहीं किए जाएंगे। ठीक है, पहले इसको नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट कर दिया गया है। ओके, नाम आप ध्यान रखना, अब ये नाम कर दिया गया है। ठीक है, लिस्ट जारी करने का मतलब ये हुआ कि इन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगा दिया गया है। और ये जो तीनों लिस्ट है उसका मतलब यही होगा कि आयात नहीं किया जा सकेगा और यहीं से खरीदे जाएंगे। ओके, तीनों की लिस्ट अलग अलग है, ईयर वाइज ये तय किया गया है। ओके, और उन सबकी लिस्ट भी बता दूँ, जो अभी 101 लिस्ट जारी किया गया है, तो अभी दिसंबर 2022 तक इतने जो लिस्ट हैं, इन सब को बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, इंडिया में ही बनाया जाएगा और ख़रीदा जाएगा, ये इतने सारे। ओके, इसके अलावा दिसंबर 2022 में ही इतने और ये लिस्ट है। इसके अलावा दिसंबर 2023 के लिए ये लिस्ट बनाई गई है, टारगेट रखा गया है। कई तरीके से है, लॉन्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटी लेज़र स्मोक ग्रेनेड है, वगैरह वगैरह, किस कई तरह की चीज़ें। ओके, और ये दिसंबर 2024 से इंपोर्ट एक तरह से बंद हो जाएगा और इंडिया में ही उत्पादन होगा, इंडिया से ही खरीदे जाएंगे। ये इस तरह से 2025 दिसंबर का ये टारगेट रखा गया है, इन सब की लिस्ट है। ये 2026 तक ये लिस्ट तय की गई है। ओके, तो ये सब है, और 2027 की ये लिस्ट रही। अभी से ये प्लान कर लिया गया है कि आगे हम आत्मनिर्भर होंगे डिफेंस के क्षेत्र में। क्योंकि क्या होता है कि हम जब विदेशों से सामान मंगवाते हैं, हथियार मंगवाते हैं, तो बहुत सारे डॉलर यानी विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती है। विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से हम लोग देख रहे हैं पड़ोसी कई देशों के हालत बहुत ख़राब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। DRDO ने प्राइवेट कंपनियों के साथ अप्रैल 2022 में कितने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT एग्रीमेंट पर साइन किया है? आंसर होगा 30। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, तो उसी ने 7 अप्रैल को 25 इंडस्ट्री के साथ टोटल 30 TOT यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किए हैं। और ये TOT पर जो साइन हुआ है, वो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो तीसरी पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट जारी की, उसी के दौरान ये साइन किए गए प्राइवेट कंपनियों के साथ। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि उन कंपनियों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दिया गया है, यानी DRDO और जो भारत की सरकार की जो रिसर्च कंपनियां हैं, उन सब ने रिसर्च किया, नई नई खोजें की, नए नए मिसाइल, नए नए हथियार बनाने के, नए नए प्लेटफॉर्म बनाने के, और उसको एक प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफ़र किया गया। और उसका शेयर भी प्रॉफिट का DRDO लेगा या प्राइवेट कंपनी लेगी, और दिया गया कि आप बनाइए, आप मार्केटिंग कीजिए, बेचिए इसको, इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदेगा और विदेश में भी आपको एक्सपोर्ट करने में इंडियन सरकार जो है मदद करेगी। ओके, तो DRDO की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना को हुई थी 1958 में, और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले अप्रैल 2022 में अस्तित्व में आ गए, तो अब यहाँ पर टोटल कितने जिले हो गए हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट? आंसर होगा 26 यानी 26 जिले। ओके, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन नए ज़िलों को लॉन्च किया, शुरुआत की। ओके, तो नए ज़िलों की भी बात कर लें, कौन कौन से ज़िले हैं, और पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, अलग अलग ज़िले जो 13 नए ज़िले हैं, और किन ज़िलों से काट कर ये बनाया गया है उसकी भी लिस्ट बगल में है। आंध्र प्रदेश मैप में यहाँ पर ये रहा, आप देख रहे हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है?
विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस कब मनाता है, कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित जो सरदार पोस्ट है वहाँ उसको पाकिस्तानी सेना को वहाँ पर उस पोस्ट पर हरा दिया था, पाकिस्तानी सेना को। ओके, तो उसी की याद में ये शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939, 1939। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है और वो सबसे बड़े हिस्सेदार हो गए हैं उस कंपनी के? आंसर होगा ट्विटर। जैक डोर्सी जो थे वो ट्विटर के फाउंडर थे, लेकिन उनका भी जो शेयर है वो इससे भी कम है। ओके, तो काफ़ी चर्चित ये खबर है, इसलिए ये भी टॉपिक मैंने दे दिया। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यानी भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। 4 अप्रैल को ये बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो जारी किया गया है। एक प्राइवेट फर्म है CMIE, तो वो जारी करता है या इंडिया में। और न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें सबसे लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है छत्तीसगढ़ में। ओके, कितना रह गई है यहाँ पर बेरोजगारी दर? तो 7.6% वहाँ पर ही देखा गया है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार? आंसर होगा हरियाणा। ओके, हरियाणा में आंकड़ों के अनुसार 26.7% बेरोजगारी दर है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का गूगल प्ले से। ओके, और मेंबरशिप देख लेना आप। और पूरे अब तक का 2022 का करंट अफेयर्स PDF भी अवेलेबल है। आपके एग्जामिनेशन में जो भी होने वाले हैं BSSC के, उन सब बहुत काम आएंगे, चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में।